अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है। अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। जीवन की जरूरतों को पाने का हर एक आदमी को समान अधिकार है। यह अधिकार पशुओं और पक्षियों के भी हैं और प्रत्येक अधिकार के साथ एक संबंधित कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आधिकारिक शक्ति हासिल करने का रास्ता कर्तव्यों से होकर ही गुजरता है। अधिकार से पहले कर्तव्यों को प्राथमिकता दें, क्योंकि अधिकार के अधिकारी आप तभी बनेंगे जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करेंगे। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं संसद की सुर्खियों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में हुई सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश घटना को लेकर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा सदन में रखा। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में एक त्रिसेवा जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल जवाबों में नदियों के जोड़ने, केंद्रीय हज कमेटी, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 संबंधित निर्माण की गुणवत्ता, सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का योगदान, प्रत्येक परिवार के लिए बिजली की उपलब्धता और वायुयानों के विनिर्माण जैसे सवाल पूछे गए। शून्यकाल के दौरान डिजिटल इंडिया, रेलवे, शिक्षा और घरेलू उड़ानों से जुड़े मामले भी सदन में उठाए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पारित हो गया है। विपक्ष ने प्रवर्तन निदेशालय के अध्यक्ष के कार्यकाल विस्तार का विरोध किया। कार्मिक मंत्री ने कहा कि गोपनीयता बरकरार रखने के लिए कुछ संस्थानों के अधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाना जरूरी है। राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा से पारित हो गया है। फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को मिलेगा इसके माध्यम से बढ़ावा और 6 संस्थानों को मिलेगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विधेयक से इस क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। 2023 तक गगनयान से भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी है और 2030 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में भारतीय स्पेस मिशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। और आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित देश की प्रमुख हस्तियों ने गुरुवार को संविधान सभा की पहली बैठक के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर
इसके महत्व को रेखांकित किया। देश के युवाओं से आग्रह करते हुए सभी ने कहा कि वो इस सभा की कार्रवाई और इसमें शामिल होने वाले प्रख्यात हस्तियों के बारे में जाने। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की बाकी मांगों पर भी सरकार की तरफ से विचार का भरोसा मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का 1 साल से जारी आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो गया है। एमएसपी पर कमेटी बनाने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन के बाद सरकार की ओर से बाकी मांगों पर प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों में आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी है। 15 जनवरी को मोर्चे की समीक्षा बैठक होगी और प्रदर्शनकारी भी अब अपने घरों को लौटेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला है। 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एक आदेश में इसकी जानकारी दी है। डीजीसीए ने आदेश में यह भी साफ किया कि ये रोक ऑल कार्गो फ्लाइट और स्पेशल मंजूरी प्राप्त फ्लाइट के लिए नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में 131 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। महामारी से अब तक 3 करोड़ 40 लाख 97,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय लगभग 94,742 मरीज संक्रमित हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.36% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। गुरुवार को लोकसभा की रसायन और उर्वरक संबंधी समिति की बैठक में चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा विषय पर औषधि विभाग के प्रतिनिधियों ने ब्रीफिंग की। संसदीय सौध में आयोजित महिला सशक्तिकरण समिति की बैठक में आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं विषय पर मसौदा रिपोर्ट पर विचार किया गया। गुरुवार को वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक में एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधियों ने एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर क्रेडिट प्रवाह कैसे दिया जाए, इस विषय पर मौखिक साक्ष्य रखे। साथ ही बैठक में एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर ऋण प्रवाह कैसे करे, इस विषय पर गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार रखे। साथ ही गुरुवार को हुई आवास और शहरी मामले संबंधी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि पर ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई। इस बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के कार्यान्वयन पर 17वीं लोकसभा की 8वीं रिपोर्ट पर भी पेश की गई और इस पर कार्रवाई रिपोर्ट का मसौदा रखा गया। लोकसभा की विशेषाधिकार संबंधी समिति की बैठक में टीआर बालू और डॉक्टर कलानिधि वी स्वामी ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ कथित अपमानजनक व्यवहार के लिए 14 और 16 मई 2020 के विशेषाधिकार हनन के नोटिस के मामले में तमिलनाडु सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव के षणमुगम का मौखिक साक्ष्य पेश किया है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं देश के चारों कोने से राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से विप्लव देव के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने ईमानदारी से काम किया। सरकार ने ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया और बगैर किसी भेदभाव के प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। वहीं विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की अवधि 1 दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया, यानी अब सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए दुबई में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दुबई में उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से गुजरात में निवेश करने की अपील की। गुजरात में ओमिक्रॉन का मामला सामने आने के बाद अहमदाबाद नगर निगम सजग हो गया है। नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग के जरिए बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच शादियों में जांच शुरू कर दी है।
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग के साथ साथ लोगों को मौके पर ही टीके लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय भाषा जानने वालों को प्राथमिकता देने की बात कही है। मालदा में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि यह चलन प्रशासनिक कार्य को सुचारू और प्रभावी बनाएगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार सतर्क हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रदेश में हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को वैक्सीन अभियान तेज करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस प्रणाली के जारी होने के बाद अब एडीजी स्तर के अधिकारी इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर होंगे। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया है। और आइए राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद प्रति एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। भारत ने सिंगापुर को जोखिम वाले देशों की लिस्ट से निकाल दिया है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन सहित 12 देश अभी भी इस लिस्ट में हैं। इन देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद टेस्टिंग सहित अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सभी देशों की सरकारों को कोविड रोकथाम उपायों का आकलन करने और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने के लिए भी कहा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 131 नए मामले आने के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड से जुड़े सख्त नियमों को लागू करने की घोषणा की है। इसमें जहां तक संभव हो लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने पर जोर देने की बात कही गई है। साथ ही अधिकतर स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने का नियम भी बनाया गया है। ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट कुल 568 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सभी देशों की सरकारों को कोविड रोकथाम उपायों का आकलन करने और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा है। संगठन ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि मौजूदा टीके नए वेरिएंट पर कितने प्रभावी होंगे। WHO के महासचिव ने कहा कि नए वेरिएंट के वैश्विक प्रसार से ये पता चलता है कि कोविड महामारी के फैलाव पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। उन्होंने इसके लिए सभी देशों को निगरानी, परीक्षण और सीक्वेंसिंग बढ़ाने की सलाह दी है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया है। ये सभी देश चीन में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर ये फैसला ले रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का कोई भी मंत्री शीतकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि चीन की सरकार की ओर से लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों पर कई देश चिंतित हैं। अमेरिका ने पहले ही राजनयिक बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। न्यूजीलैंड भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि दुनिया में सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार है। लिंग, जाति, धर्म या रंग के आधार पर किसी के भी साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना गलत है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी प्रीति, आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है और इस साल जो मानवाधिकार दिवस है उसकी थीम असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना रखी गई है। 28 सितंबर 1993 से भारत में मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया। दुनिया में सभी लोग अधिकारों के मामले में बराबर हैं। देश के लोगों के बीच नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, विचार और संपत्ति के आधार पर अंतर या भेदभाव करने से लोगों को रोकना विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर देखिए खास रिपोर्ट। मानवाधिकार का अर्थ उन मूल अधिकारों से है जो सभी को समान रूप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और एक समान व्यवहार की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है।
मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझकर उसको महसूस कर रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। तब से ये दिन इसी नाम से याद किया जाने लगा। किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है मानवाधिकार। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। मानवाधिकार दिवस मनाने का मकसद लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म और लिंग आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और उन्हें देने से वंचित नहीं किया जा सकता। तो विश्व मानवाधिकार दिवस हमें ये बताता है कि जो मानवों से जुड़े हुए अधिकार हैं उनका चिंतन और उनकी रक्षा होनी चाहिए, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। बिल्कुल, और ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक हों। जैसा हमने कहीं ना कहीं शुरू में भी जिक्र किया था कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। और आज भी पराक्रम हम देखें तो कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी अपने अधिकारों के बारे में उतना नहीं पता। खासकर ग्रामीण इलाकों में या पिछड़े इलाकों में अगर हम देखें तो जागरूकता हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये भी इस दिन का उद्देश्य है। बिल्कुल प्रीति, और इसके साथ साथ हम दुनिया के कई सारे ऐसे देशों को भी देख रहे हैं जहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक तरीके से संचालित नहीं होती। अफगानिस्तान उसका एक बड़ा उदाहरण है। चीन को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, तो ये समझना जरूरी है कि मानवाधिकार क्या है। और आज का दिन हमें इस बात के प्रति जागरूक करता है और प्रेरित भी करता है। और सामान्य शब्दों में जैसा हमने समझाया कि लिंग, रंग, भेद, जाति, संपत्ति के आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, यही मानवाधिकार है। बिल्कुल, और आइए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। आज की गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी समिट फॉर डेमोक्रेसी शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इसके साथ लोकसभा में आज जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पर भी सदन में आज विचार होगा। संसद की मंजूरी के बाद 30 सितंबर 2021 को जारी अध्यादेश की जगह यह विधेयक लेगा। और आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। इसके अलावा कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आज संसद के दोनों सदनों में पेश होगी। और इसके साथ आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कल्याण के लिए कदम उठाने की मांग करने वाले संकल्प पर लोकसभा में आज आगे की चर्चा होगी। और राज्यसभा में देश में प्रदूषण से निपटने के उपायों और खाने की बर्बादी रोकने से संबंधित संकल्प पेश किए जाएंगे। लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप सुबह 9:30 बजे देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संवाद। और नेशनल ह्यूमन राइट्स डे है आज, तो संवाद में देखिएगा जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ खास बातचीत। और इसके बाद सुबह 10 बजे आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज, जिसमें आप देख सकते हैं संसद में आज के एजेंडे पर हमारा खास बुलेटिन। सुबह 11 बजे से आप संसद टीवी पर देख सकते हैं संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। रात के कार्यक्रमों की बात करें तो रात 8 बजे देखना ना भूलिए दिन भर की बड़ी और अहम खबरों पर हमारा बुलेटिन आज की खबर। रात 9 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा स्पेशल शो डिप्लोमेटिक डिस्पैच। रात 9:30 बजे इंग्लिश
डिस्कशन प्रोग्राम पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे देखिए संसद में दिन भर की कार्यवाही पर हमारा इंग्लिश बुलेटिन हाउस हाइलाइट्स, और रात 10:30 बजे सदन दिन भर में आप संसद की कार्रवाई के बड़े अपडेट्स देख सकते हैं। और रात 11 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आवर, लोकसभा में जो कुछ सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए उन पर आधारित कार्यक्रम। और रात 12 बजे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आवर राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के प्रश्नकाल का प्रसारण आप रात 12 बजे देख सकते हैं। और इसी फिलहाल के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए अब नजर डालते हैं आज की तारीख के इतिहास पर। 10 दिसंबर वर्ष 1896 में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का निधन हुआ। वो एक महान रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट और अन्य अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया। मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर नोबेल ने अपने धन का उपयोग एक ट्रस्ट स्थापित करने में किया। नोबेल फाउंडेशन नाम से इस ट्रस्ट की स्थापना 1900 में हुई, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, आदर्शवादी साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। और यहीं से उनके नाम से विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 10 दिसंबर वर्ष 1898 में ऐतिहासिक पेरिस संधि हुई। यह संधि स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई। स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने स्पेनिश अमेरिकी युद्ध का समापन करते हुए पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के साम्राज्य के बीच शांति की संधि के नाम से भी जाना जाता है। संधि की शर्तों ने स्पेनिश साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया। 10 दिसंबर वर्ष 1948 से विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत हुई। वर्ष 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास आरंभ किए। मानव अधिकार का अर्थ उन मूल अधिकारों से है जो सभी को समान रूप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और एक समान व्यवहार की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है। यह दिन मानव अधिकारों के सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मनाया जाता है। राजनीतिक सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद विवाद और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके इस दिन को मनाया जाता है। और आइए आज के दिन के इतिहास के बाद अब बात कर लेते हैं आपकी हमारी सेहत की। और हम जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए जो सबसे सरल उपाय है वो है नियमित व्यायाम, नियमित योग। और योग में आज आपको बताते हैं सरल भुजंग आसन के बारे में। बिल्कुल, और सरल भुजंग आसन के फायदे क्या हैं, इसे कैसे कर सकते हैं और इसे किसे नहीं करना चाहिए, इन तमाम बातों पर एक नजर डालते हैं। सरल भुजंगासन के अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों भुजाएं श्वास भरते हुए सामने की ओर। आप धीरे से कोहनियों को मोड़ते हुए अपने हाथों को कंधे के समीप और कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, कोहनियां जमीन पर हों। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन, कंधे और छाती वाले भाग को, चेस्ट रीजन को ऊपर की ओर उठाएं। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें।
श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। इस अभ्यास को एक बार पुनः दोहरा जाएं। ध्यान दें, जिन्हें हर्निया, हाई बीपी की समस्या हो या जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। तो हमने देखा सरल भुजंगासन और जाहिर तौर पर इससे जो कमर है और उसमें जो स्टिफनेस रहती है आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, वो काफ़ी दूर हो सकती है। तो धीरे धीरे इस आसन के फायदे भी आपको ज़रूर पता लगेंगे। और इसमें जो सांस को लेना और छोड़ना है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको नियमित रूप से रोज़ाना इस्तेमाल में लाएंगे। और अब समय आपसे विदा लेने का है और जाते जाते आपको बता दें कि CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर और उनके सहित जो 13 शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध है। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 हुतात्माओं के पार्थिव देह को श्रद्धांजलि दी और लोग भी अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धांजलियां दे रहे हैं। और आम नागरिक आज सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। सैन्य कर्मी दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर शमशान गृह ले जाया जाएगा। CDS जनरल बिपिन रावत हर मुद्दे पर काफी बेबाकी और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते थे। उन्हें याद करते हुए देखते हैं उनके कुछ दमदार बयान। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखिए उनके दमदार बयान। नमस्कार। नमस्कार। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते हैं कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो आपका क्या व्यू है इस पर? हम दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स। आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है विरोध करते हुए, आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है। ऐसा है, हम लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है, उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं। हमारी जो सेना है, हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं, और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। Our troops on the border should not feel that it cannot happen again, or it cannot happen in another sector again. So what I was trying to say is that it is always better to remain prepared and alert than think that these things will not happen. We have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. These surgical strikes were a message that we had communicated, and that if required, and if the adversary does not behave, then if we have to continue with these kind of activities and events, we will continue. But there are other ways of doing these things also. It did not take the same form. यह असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहाँ खामियां रह गई, इन पर विचार करो तुम। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ो चलो तुम, और फिर देखो नई चोटियों के ऊपर आप अपना परचम लगाए चलो तुम।